गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप बीए सेकेंडरी क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम नेशनल इनकम से संबंधित समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली 2-3 कक्षाओं में राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस और इनसे जो जुड़े हुए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको हमने पढ़ा था। हमने फ्लो स्टॉक और डेवलपमेंट एंड स्टैटिक डायनेमिक एनालिसिस इन सब की स्टडी की है। लास्ट क्लास में हमने कुछ डेफिनेशन शेयर की थी, जिससे मार्शल की डेफिनेशन, फिशर की डेफिनेशन और पिगू की डेफिनेशन शेयर की थी। मार्शल ये कहता है कि किसी देश का जो भौतिक प्रोडक्शन है वो नेशनल इनकम है। पिगू ये कहते हैं कि जिसको हम मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं वो नेशनल इनकम है। इस प्रकार से जो नेशनल इनकम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनका हम स्टडी करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। ये नेशनल इनकम से अब आज से समुच्चय पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड करते हैं, या जिनको कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में इनमें पढ़ेंगे। हमने कल लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि एक देश का सामान्य नागरिक कौन होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में बात की थी। आज थोड़ा आगे चलकर और इससे इनकी जो कॉन्सेप्ट है वो समझने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, इसका पहला समुच्चय सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे आप जीएनपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका सामान्य मतलब होता है कि एक वर्ष की अवधि में एक देश के द्वारा उत्पादित किए जाने वाला सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन जीएनपी कहलाता है। मैंने क्या कहा? एक वर्ष की अवधि में एक देश के द्वारा उत्पादित किए जाने वाले सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन को जीएनपी कहते हैं। यानी कि एक देश की भौतिक सीमाओं में या उससे बाहर कहीं पर भी उत्पादन करे एक देश के नागरिकों के द्वारा, उसको जीएनपी कहते हैं। जीएनपी को समझने से पहले हमें जीडीपी को समझना चाहिए। मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। एक देश के द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित किया जाने, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित किया जाने वाला किया जाने वाला उत्पादन जीएनपी एक देश के द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित किए जाने वाला उत्पादन जीएनपी कहलाता है। यानी कि एक देश के नागरिक देश में या देश से बाहर कहीं पर भी अगर वो उत्पादन करता है तो उसके द्वारा होने वाला उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? राष्ट्रीय उत्पाद की श्रेणी में आता है। अब जीएनपी दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो साधन लागत पर और दूसरा था बाजार कीमत पर।
कीमत पर। साधन लागत पर जीएनपी का सामान्य अर्थ होता है कि एक वर्ष में जो कुल उत्पत्ति है उसमें लगने वाले सभी साधनों को, उसका उनकी लागतों को निकाल दिया जाए, फिर लागतों को जो खर्च कर दे उसको जोड़ दे तो हमारे पास जीएनपी आ जाएगा। इसी प्रकार से बाजार कीमत पर, यानी कि जो एक वर्ष की अवधि में जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को बाजार कीमतों से गुणा कर दे, बाजार कीमतों से गुणा कर दे तो हमारे पास जीएनपी आ जाएगा। क्या जाएगा? जीएनपी आ जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पादन आ जाएगा। क्या जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पादन आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जीडीपी का होना जरूरी है, या फिर आपके पास पूरे डाटा नंबर होने चाहिए, तब इसकी आप स्टडी कर सकते हो। दूसरा है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये कहता है कि एक वर्ष की अवधि में, एक वर्ष की अवधि में एक देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन जीडीपी कहलाता है। एक वर्ष की अवधि में एक देश की घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादित की जाने वाली अंतिम वस्तुएं व सेवाओं का उत्पादन जीएनपी कहलाता है, सॉरी जीडीपी कहलाता है। जीडीपी का यानी एक वर्ष की अवधि में एक देश की घरेलू सीमाओं में के अंदर उत्पादित की जाने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। अब जीडीपी, ये जीडीपी कहलाता है। इस जीडीपी का सामान्य अगर मीन को समझें, जैसे मान लो ये अपना एक इंडिया है, अपना देश है, एक मिनट के लिए मान लो इस देश की जो फिजिकल बाउंड्री है इसके अंदर जो उत्पादन होता है वो जीडीपी है। इस उत्पादन में विदेशों से प्राप्त उत्पादन को जोड़ दें, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दें तो हमारे पास जीएनपी आता है। क्या आता है? जीएनपी आ जाता है। क्या जाता है? जीएनपी आता है। अगर जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दें तो हमारे पास क्या आता है? जीएनपी आता है। अब जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए कुछ विधियां हैं, उन विधियों को देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। एक बार फिर देखें, एक वर्ष की अवधि में एक देश की घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादित की जाने वाली सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीडीपी। और ये इस प्रकार से है।
विधियां। पहली है उत्पादन विधि। कौन सी विधि है? उत्पादन विधि। इस विधि के अंतर्गत, उत्पादन विधि के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में एक देश के द्वारा, एक वर्ष की अवधि में एक देश के द्वारा, एक देश की घरेलू सीमाओं में जो भी उत्पादन किया जाता है, उस उत्पादन को जोड़कर हम जीडीपी ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? जीडीपी ज्ञात करते हैं। जीडीपी ज्ञात करते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला है, मान लो ये सिग्मा है। क्या है? सिग्मा। और एक वर्ष के लिए आई इंटरवल है। ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, ये तीसरी वस्तु है ना? इन वस्तुओं को इनकी कीमतों से गुणा कर देगा। को गुणा कर दे तो हमारे पास जीडीपी आ जाएगा। जीडीपी आ जाएगा। जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन की प्राइस 5 और 10 क्वांटिटी प्रोडक्शन कर रहे थे। दूसरा ये नोटबुक है, नोटबुक की प्राइस है 20 और 10 परचेज कर रहे थे। ये तीसरा पेन है बैग, बैग की प्राइस है 200 और 10 पर प्रोडक्शन कर रहे थे। तो ये होगा 50 और 200 प्लस 2000, कितना? 2000। तो ये हो गया 2250 रुपीज आए जीडीपी। क्या हो गया? जीडीपी हो गया। क्या किया? एक वर्ष की अवधि में जो उत्पादन था उसको उनकी कीमतों से गुणा करके जोड़ दिया तो हमारे पास कुल उत्पादन विधि के द्वारा जीडीपी आ गया। क्या आ गया? जीडीपी आ गया। इस जीडीपी में से आपके पास जीडीपी, इस जीडीपी में से नेट एक्सपोर्ट या शुद्ध साधन आय को जोड़ दें तो हमारे पास जीएनपी आ जाता है। क्या रहता है? जीएनपी। क्या रहता है? जीएनपी आ जाता है। याद रखना। पहली विधि कौन सी है? उत्पादन विधि। कौन सी विधि है? उत्पादन विधि। उत्पादन विधि में इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं कि हम प्राइस को क्वांटिटी से गुणा करते हैं और क्वांटिटी को प्राइस से। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, आपने जीडीपी ये कैलकुलेट किया था, ये एट मार्केट प्राइस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्राइस है वो क्वांटिटी से गुणा है। किससे गुणा है? क्वांटिटी से गुणा है। से गुणा में P1 X1 P2 X3 P3 X3 इस प्रकार से मल्टीप्लाई में है। इसको गुणा। अगर आपके पास जीडीपी मार्केट प्राइस है, क्या है? मार्केट प्राइस है, इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करते हैं। क्या करते हैं? अगर इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करें और सब्सिडी हो, इसको सब्सिडी को जोड़ दें तो हमारे पास जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। क्या होता है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि साधन लागत पर साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद ये आ जाता है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। अगर ऐसा करते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं हिंदी में अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर
सब्सिडी को बोलते हैं अनुदान। क्या बोलते हैं? अनुदान। क्या बोलते हैं? अनुदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुदान बोलते हैं। सब्सिडी को बोलते हैं, अगर जीडीपी मार्केट प्राइस में सब्सिडी को लेस कर दें और इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दें और सब्सिडी को लेस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या आएगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपके पास जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। इसमें से अगर मूल्यह्रास लेस कर दें, क्या लेस कर दें? मूल्यह्रास लेस कर दें तो हमारे पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा। एट फैक्टर कॉस्ट क्या आएगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि ये होगा सो इसमें जोड़ते हैं। देखो एक बात, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये एक देश का उत्पादन है, x1 x2 x3, इनको उनकी प्राइस से गुणा करते हैं, p1 p2 p3 गुणा करके क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। आपके पास में आ गया जीडीपी मार्केट प्राइस। जीडीपी मार्केट प्राइस आ गया। इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स क्या करते हैं? लेस। क्या करते हैं? लेस। और सब्सिडी क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे ही इसमें इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करते हैं, सब्सिडी को जोड़ते हैं, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। साधन लागत पर शुद्ध साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद आता है। इस साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में से अगर मूल्यह्रास घटा दें तो हमारे पास आएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या आएगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब बात ये आती है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको कई जगह ऐसा मिल सकता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना? नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये इसी को, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में से आईटी इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर सब्सिडी को लेस कर दें, इसको लेस कर दें, सब्सिडी को लेस कर दें तो आपके पास नेट, है ना, एंड आईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या हो जाएगा? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। कर आ जाएगा और आपको फायदा हो जाएगा। वो फायदा हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। हाँ, अब मैंने एक बात कही थी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। देखो कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जो जिस व्यक्ति पे लगाता है चुकाना उसी को होता है, चुकाना भी उसी को पड़ता है।
जैसे सरकार ने किसी व्यक्ति पर टैक्स लगाया, जैसे इनकम टैक्स का उदाहरण है। जैसे इनकम टैक्स सरकार किसी व्यक्ति पे लगाती है तो चुकाना भी उसी को पड़ता है। चुकाना भी उसी को पड़ता है। इसका अच्छा उदाहरण क्या है, इनकम टैक्स का जो जिस व्यक्ति पे कर लगता है चुकाना भी उसी को पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिसे चुकाता कोई और है, भरता कोई और है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है निगम कर, जैसे आप कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से भी जानते हैं। आयकर, कौन सा कर, आयकर, उत्पादन शुल्क, है ना, निगम कर, आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकारी कर, ये ऐसे कर हैं जो जिस व्यक्ति को लगता है चुकाना उसी को पड़ता है। बच्चों याद रखना, दो एग्जाम में दो उदाहरण पूछते हैं, प्रत्यक्ष कर के और अप्रत्यक्ष कर के। तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि अप्रत्यक्ष कर कौन सा है और प्रत्यक्ष कर कौन सा है, पता होना चाहिए। अप्रत्यक्ष कर एक उदाहरण है बिक्री कर, जीएसटी, वेट, बिक्री कर, जीएसटी, वेट, सीमा शुल्क आदि। ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। यहां से सवाल पूछ लेते हैं प्रत्यक्ष कर कौन सा है, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के बारे में बात कर रहे थे। इसका चाहे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर में से अगर मूल्यह्रास को लेस कर दिया जाए तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आ जाएगा। क्या जाएगा? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आ जाएगा। अब मूल्यह्रास किसे कहते हैं? मूल्यह्रास का सामान्य अर्थ ये होता है कि एक वर्ष की अवधि में किसी वस्तु और सेवा को काम में लेने के बदले उसके मूल्य में होने वाले गिरावट या कमी। जैसे मान लो आपने एक स्कूटी खरीदी है, वो 64,000 में, कितने में? 64,000 में आपने एक महीना चलाया और उसकी वैल्यू हो गई 60,000। कितना? 60,000। इसकी वैल्यू में जो 4,000 का डिक्लाइन है, ये जो कमी है, यही इसका मूल्यह्रास है। मूल्यह्रास है, याद रखना। मूल्यह्रास क्या है? किसी वस्तु को काम में लेने के बदले उसके मूल्य में होने वाली कमी मूल्यह्रास है। मूल्यह्रास है, ठीक है? हाँ जी, ये इस प्रकार से है। एक बार फिर आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं मैं, कर दो प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जो जिस व्यक्ति को लगता है चुकाना उसी को पड़ता है, चुकाना भी उसी को पड़ता है। जो जिस व्यक्ति को लगता है चुकाना भी उसी को पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स, निगम कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकारी कर, इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जो जिस व्यक्ति को लगता है चुकाना उसी को नहीं पड़ता, किसी दूसरे को पड़ता है। जैसे बिक्री कर, जैसे पेट्रोल पंप है, सरकार जब भी पेट्रोल पे दाम बढ़ाती है तो उस कर को चुकाती है सरकार, पेट्रोल कंपनी है, लेकिन वसूलते किनसे? आम आदमी से। किनसे? आम आदमी से वसूलते हैं, आम आदमी से वसूलते हैं, आम आदमी से वसूलते हैं। इस प्रकार से ये जो कर सिस्टम है
कर दिवस है। मूल्यह्रास किसी वस्तु को काम में लेने के बदले उसके मूल्य में होने वाली कमी मूल्यह्रास कहलाती है। अप्रत्यक्ष करने से मूल्यह्रास घटाने तो हमारे पास शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आ जाता है। क्या जाता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आ जाता है। हाँ, अब देखो दो चीजें याद रखना, ये जीएनपी है और ये जीडीपी है। ये जीएनपी है, ये जीडीपी है। आपसे कई बार पूछ सकते हैं कि इनमें अंतर क्या है, तो याद रखना जीडीपी में से अगर शुद्ध क्या शुद्ध विदेशी कौन सी शुद्ध विदेशी शुद्ध जीडीपी में से विदेशी शुद्ध साधन आय को जोड़ दें तो हमारे पास जीएनपी आता है। क्या आता है? जीएनपी आता है। क्या आता है? जीएनपी आता है। अगर इस जीएनपी में से विदेशी शुद्ध साधन आय को घटा देते हैं तो हमारे पास जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या होता है? जीडीपी। तो इन दोनों में मेन अंतर है क्या? मेन अंतर विदेशी शुद्ध साधन आय का मेन अंतर किसका? विदेशी शुद्ध साधन आय का मेन अंतर है, याद रखना। दूसरा ये है कि जीडीपी और एनडीपी में अंतर किसका है? तो आपको पता होना चाहिए मेन अंतर है, अंतर किसका? मूल्यह्रास का। मूल्यह्रास का किसका अंतर है? मूल्यह्रास का। अगर एनडीपी में से अगर मूल्यह्रास जोड़ दें, मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन जोड़ दें तो हमारे पास जीडीपी आ जाता है। क्या रहता है? जीडीपी। डेप्रिसिएशन को जोड़ दिया जाता है जीडीपी। क्या रहता है? जीडीपी। अगर इस जीडीपी में से अगर मूल्यह्रास को लेस कर दें तो हमारे पास एनडीपी आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। क्या जाता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। इस प्रकार से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप जीडीपी से जीएनपी निकाल सकते हो और जीएनपी से जीडीपी। हाँ जी, इस प्रकार से हमें कैलकुलेशन कर सकते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, ये हमारे इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट थे, थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में आए तो ठीक है, ये तो भविष्य में बड़ी समस्या हो सकती है। और अगर आपको इकोनॉमिक्स आनी चाहिए तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ें और समझें। अगर फिर भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो आप एक बार मेरे से जरूर संपर्क करें।
कि सर ये हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो फिर हम देखते हैं। इससे भागे ना, क्योंकि थोड़ा टिपिकल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आप इसे नामुमकिन ना समझ कर इसे काम करें, इसे ईजी तरीके से समझने की कोशिश करें कि ये काफ़ी ईजी है। मैंने आपको थोड़ा जितना हो सकता है उतना ईजी वे में करने की कोशिश की है। देखो, ये बताने की कोशिश की कि जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या है। आप क्या करना, विदेशी शुद्ध साधन आय, ये आपके 2 नंबर के पेपर में पूछा जाता है। आपको याद है तो एक गिफ्ट के नंबर मिलेंगे, एक शानदार सा गिफ्ट मिलेगा। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि जीडीपी और एनडीपी में अंतर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास इसका मेन अंतर होता है। क्या होता है? मेन अंतर होता है। यही है कि अगर जीडीपी में से शुद्ध विदेशी आय को जोड़ दें तो हमारे पास जीएनपी आ जाता है। क्या जाता है? जीएनपी जाता है। और अगर जीएनपी में से शुद्ध विदेशी आय को घटा दें तो हमारे पास जीडीपी जाता है। क्या जाता है? जीडीपी जाता है। इसी प्रकार से जीडीपी और एनडीपी में मुख्य अंतर है मूल्यह्रास का। क्या अंतर? मूल्यह्रास का। अगर एनडीपी में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर मूल्यह्रास को जोड़ दें तो सकल घरेलू उत्पाद आ जाएगा, जीडीपी जाएगा। अगर जीडीपी में से मूल्यह्रास को लेस कर दें तो हमारे पास एनडीपी जाएगा। इस प्रकार से हमारे सारे कॉन्सेप्ट पूरे होते हैं। एक बार मैं जीएनपी के बारे में बताता हूँ। जीएनपी का सामान्य अर्थ ये होता है कि एक वर्ष की अवधि में एक देश के द्वारा उत्पादित की जाने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जीएनपी कहलाता है। अर्थात एक देश के द्वारा एक वर्ष में जो भी उत्पादन किया जाता है उसे हम जीएनपी कहते हैं। अर्थात देश के अंदर भी जो उत्पादन होता है उसमें देश के निवासियों के द्वारा विदेश में जो उत्पादन करते हैं उसको जोड़ दें तो उनके पास जीएनपी प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से जीडीपी है। जीडीपी कहता है कि एक देश की भौतिक सीमाओं के अंदर या एक देश की घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादित होने वाले सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन को जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। इस प्रकार से हमारे ये जो नेशनल इनकम से जुड़े हुए एग्रीगेट्स हैं, इनका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट था। सेकंड पार्ट्स में कुछ और एग्रीगेशन की बात करेंगे, जैसे प्राइवेट इनकम होगी, निजी इनकम होगी, है ना, प्राइवेट इनकम होगी, पर्सनल इनकम होगी, डिस्पोजल इनकम होगी, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप इसे जरूर देखें। नहीं पसंद आया तो एक बार फिर देखें, जरूर पसंद आएगा। और घर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, धन्यवाद।